हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एंशियंट हिस्ट्री के अंदर एक नया टॉपिक कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है चालुक्य वंश। ठीक है दोस्तों, चालुक्य वंश में दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो दक्षिण भारत में जो चालुक्य वंश की जो तीन शाखाएं हैं, उन तीन शाखाओं की हम चर्चा करेंगे। जैसे कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। दोस्तों, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी जो पल्लव वंश है, यानी कि पल्लव वंश भी दक्षिण भारत का एक राजवंश था। उस पल्लव वंश के बारे में बहुत ही डिटेल से हमने बात की है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों चालुक्य वंश के बारे में। देखिए दोस्तों, अधिकांश जो चालुक्य जो वंश के शासक हैं उनका जो संघर्ष होता है पल्लव राजवंश के शासकों के साथ। तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिए और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ज़्यादा समय खराब ना करते सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक चालुक्य वंश। देखिएगा, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, फिर बाद हम वातापी के या बादामी के चालुक्य वंश को हम पूरा कवर करेंगे। फिर अगला जो वीडियो रहेगा कल्याणी के चालुक्य, और फिर बाद में रहेगा आपका वेंगी यानी कि वेंगी के चालुक्य। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यानी कि जो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में जो राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है। देखिएगा, मैंने कहा आपको पहले भी, मैंने आपको ये बता दिया था कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हमारे जो भारत में जो राजनीतिक स्थिति थी, यानी कि राजनीतिक एकता थी, वो विखंडित हो गई और धीरे धीरे स्वतंत्र राज्य और स्वतंत्र राजवंशों की स्थापना होती है। क्योंकि इतना कोई पावरफुल गुप्त शासक में कोई इतना पावरफुल सम्राट नहीं हुआ जो पूरे भारत को, यानी कि उसकी एकता यानी कि राजनीतिक एकता को सुदृढ़ बनाए रखे। और इस रीजन से होता क्या है दोस्तों कि इस गुप्त पतन के बाद में होता है, गुप्तों के पतन के बाद में होता है कि भारत में राजनीतिक एकता समाप्त हो जाती है और कई छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना हो जाती है, यानी कि कई छोटे छोटे राजवंश स्वतंत्र राजवंश हो जाते हैं। ठीक है, देखिएगा, आपको पता है दोस्तों, जो मगध था, मगध जो बिंबिसार के समय एक महत्वपूर्ण साम्राज्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गया था। यानी कि जो मगध था बिंबिसार के समय होता क्या है, यानी कि जो एक महत्वपूर्ण साम्राज्य के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए दोस्तों, जो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद यानी कि जो मगध था वो नेपथ्य में चला जाता है। यानी कि इस जो मगध था, मगध का इतना अस्तित्व नहीं हो जाता और इस मगध का स्थान दोस्तों कौन ले लेता है? कन्नौज ले लेता है। ठीक है, तो जैसे जो मौर्य साम्राज्य के समय मगध इतना पावरफुल एक केंद्र था, यानी कि एक सेंट्रल था, और अधिकांश इस मगध को लेकर ही युद्ध होते थे। वैसे ही होता क्या है कि मगध फिर बाद में क्या होता है, मगध का स्थान कौन ले लेता है? कन्नौज ले लेता है। तो आपको पता है दोस्तों, कन्नौज को लेकर 150 वर्षों तक दोस्तों, यानी कि एक त्रिपक्षीय एक संघर्ष होता है, त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। और ये त्रिपक्षीय संघर्ष दोस्तों किन किन के मध्य होता है? यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है, एक होता है पाल वंश, और दक्षिण भारत का एक वंश होता है राष्ट्रकूट वंश। इन राष्ट्रकूट वंश इन तीनों के मध्य कन्नौज को लेकर संघर्ष होता है। तो मैंने इसके बारे में हम बात बताएंगे, राष्ट्रकूट के बारे में हम आपको ये पढ़ाने वाले हैं टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कहा आपको कि मगध जिस समय मौर्य साम्राज्य के समय मगध एक केंद्र बिंदु था। ठीक है, उस समय क्या होता है कि पतन यानी कि गुप्त काल के पतन के साथ साथ मगध का स्थान कन्नौज ले लेता है। अब कन्नौज एक महत्वपूर्ण साम्राज्य, एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। कन्नौज को लेकर फिर क्या होता है दोस्तों, युद्ध होते हैं, जिस तरह पहले मौर्य साम्राज्य में मगध को लेकर युद्ध होते थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या होता है, लेकिन उत्तरी भारत में ही जो हर्ष को छोड़कर कोई अन्य महत्वपूर्ण शासक नहीं हुआ। यानी कि उत्तरी भारत में इतना पावरफुल शासक नहीं हुआ जिस तरह जो आपका पुष्यभूति वंश, या हम कह सकते, सॉरी, पुष्यभूति वंश, या हम यूँ कह सकते हैं वर्धन वंश का एक शासक था हर्षवर्धन। ये इतना पावरफुल शासक था, इसके अलावा कोई शासक नहीं हुआ।
और शक्ति का केंद्र बिंदु दोस्तों दक्षिण की ओर परिवर्तित होते हुए दिखाई देता है। फिर ये जैसे उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है और उत्तर भारत में साम्राज्य स्थापित करने के बाद में दोस्तों इसका रुख होता है दक्षिण भारत की तरफ, यानी दक्षिण को भी जीतना चाहता था कौन, हर्षवर्धन। देखिएगा दक्षिण भारत में समांतर रूप से चालुक्य पल्लवों का आविर्भाव दिखाई देता है। यानी कि दक्षिण भारत में दोस्तों क्या होता है कि जब हर्षवर्धन दक्षिण भारत की तरफ रुख करता है, आक्रमण करता है, उस वक्त चालुक्य भी थे और पल्लव भी थे, इनका उदय हो जाता है। तो इसके बाद में राष्ट्रकूट और चोल यानी कि राष्ट्रकूटों का और चोलों का जिन्हें राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि देश का प्रतिनिधित्व किया। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे ही हर्षवर्धन दक्षिण भारत की तरफ आक्रमण करता है, क्योंकि दक्षिण भारत में छोटे छोटे राजवंश होते हैं, जिस तरह हम देखें चालुक्य है, पल्लव भी थे, राष्ट्रकूट भी थे और चोल भी थे। ठीक है, तो इस समय क्या होता है कि यानी कि चालुक्य, पल्लवों और राष्ट्रकूट और चोलों का सांस्कृतिक दृष्टि देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ये राष्ट्रकूट और चोल। ठीक है, तो ये तो हमने थोड़ा सा और भी लिया दोस्तों। अब हम दक्षिण भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया के जितने भी जो राजवंश थे, ठीक है, उनकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिएगा, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने पल्लव राजवंश के बारे में पढ़ लिया था। आज हम दोस्तों बात करते हैं दक्षिण भारत की 3 जो प्रमुख शाखाएं थी चालुक्यों की, उसकी हम बात करें। देखिएगा, मैंने ये इंडिया का मैप बनाया दोस्तों। देखिएगा, जो चालुक्य वंश था, इस चालुक्य वंश मैंने आपको वैसे तो 3 इसके प्रमुख केंद्र बताए। एक हम अलग से एक और पढ़ेंगे चालुक्य, यानी कि अहिलवाड़ा और गुजरात के चालुक्य भी हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अहिलवाड़ा गुजरात वाला। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे, आज हम दोस्तों ये पढ़ेंगे यानी कि वातापी को बादामी के चालुक्य। फिर दोस्तों हम बात करेंगे वेंगी के चालुक्य, और फिर दोस्तों हम बात करेंगे कल्याणी के चालुक्य, यानी कि कर्नाटक के अंदर है, उन चालुक्यों की हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, वातापी या बादामी के चालुक्य के बाद इसके बाद हम वेंगी के चालुक्यों की हम बात करेंगे, जो आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, यानी कि गोदावरी नदी और जो कृष्णा नदी के मध्य वाला जो क्षेत्र था वो वेंगी कहलाता, यानी कि आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, वहाँ पर एक राजवंश था वेंगी के चालुक्य की हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप भी मेरे साथ आप ऐसे ही नोट्स बनाते हुए चलिएगा, और साथ ही जितना जैसे मैं डायग्राम बनाता हूँ, जैसे इंडिया का मैप मैंने बताया, इस इंडिया का मैप में आप इन वंशों को बिल्कुल लोकेट कीजिएगा, ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे, हम 3 चालुक्यों की हम बात करेंगे। देखिएगा, कौन कौन से चालुक्य पढ़ेंगे हम। देखिएगा, वातापी को हम बादामी कहेंगे, यानी कि वातापी या बादामी के पूर्वकालिक पश्चिमी चालुक्य। ठीक है, देखिएगा, पूर्वकालिक पश्चिमी चालुक्य। वैसे तो हम कहेंगे कि दक्षिण के अंदर ये राजवंश होता है, लेकिन दिशा के अकॉर्डिंग देखें तो जो वातापी बादामी के जो चालुक्य थे उसको पश्चिमी चालुक्य भी हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो चालुक्य थे उन्होंने शासन किया था 543 ईस्वी से लेकर 757 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। यानी कि राष्ट्रकूटों के उदय से इनका अंत हुआ है, यानी कि जैसे ही राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना होती है, ठीक है, उस राष्ट्रकूटों के उदय के साथ ही वातापी बादामी के चालुक्यों की क्या हो जाती है दोस्तों, उनका पतन हो जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रकूटों के उदय से इनका अंत होता है। तो ये राष्ट्रकूट कहाँ थे, यानी कि बगलकोट कर्नाटक में स्टेब्लिश्ड होते हैं। ठीक है, और हम बात करेंगे दोस्तों यानी कि वेंगी के पूर्वी चालुक्य, यानी कि वेंगी के पूर्वी चालुक्य की हम बात करेंगे, और कल्याणी के उत्तरकालिक पश्चिमी चालुक्य की हम बात करेंगे। जो कल्याणी के उत्तरकालिक पश्चिमी चालुक्य हैं, उनका राष्ट्रकूटों के पतन के बाद इनका भी क्या होता है दोस्तों, उदय होता है। देखिए दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा अपन मैप में देख लेते हैं। देखिएगा, वैसे है तो दोस्तों ये पूरा नॉर्थ का एरिया है। ठीक है, तो मैंने कहा जो वातापी या बादामी के चालुक्यों को पश्चिमी चालुक्य भी कहते हैं। क्या, पश्चिमी चालुक्य। ठीक है, देखिएगा, इनको पश्चिमी चालुक्य क्यों कहते हैं। देखिए, ये पश्चिम वाला क्षेत्र है, यानी कि जो वेस्टर्न घाट है तो इसको पश्चिमी चालुक्य, ये ईस्टर्न घाट यानी कि इसको कहेंगे पूर्वी चालुक्य। इनको क्या कहेंगे, पूर्वी चालुक्य, यानी कि वेंगी के चालुक्य को पूर्वी चालुक्य कहेंगे। और देखिएगा, जो आपका कल्याणी है, कल्याणी वैसे आपका दक्षिण
का जो दक्षिण भारत है उसके उत्तर में, तो उत्तर में होने के साथ साथ इसको हम कहेंगे पश्चिमी के चालुक्य भी इसको कहेंगे, या हम यूं कह सकते हैं कि कल्याणी के उत्तरकालिक पश्चिमी चालुक्य, उत्तरकालिक पश्चिमी चालुक्य। एक बार फिर से देखिएगा, देखिएगा, यानी कि इसको कहेंगे उत्तरकालिक पश्चिमी चालुक्य। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो बादामी के चालुक्य पश्चिमी चालुक्य कहलाते हैं, वेंगी के चालुक्य पूर्वी चालुक्य कहलाते हैं, और कल्याणी के जो चालुक्य है दोस्तों ये कहलाते हैं उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य कहलाते हैं दोस्तों। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आई। अगर दोस्तों अगर बातें आपको समझ में आ रही हैं तो अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है इसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि भारत में जो दक्षिण भारत में वातापी बादामी के पूर्वकालिक चालुक्यों का जो टाइम पीरियड था 543 से लेकर 757 AD तक रहता है, और इनका जो अंत होता है दोस्तों, जैसे ही राष्ट्रकूटों का उदय होता है वैसे ही राष्ट्रकूटों का उदय होने के साथ साथ जो वातापी या बादामी के चालुक्य का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। और यहाँ पर यानी कि राष्ट्रकूटों का जो राष्ट्रकूट कहाँ स्टेब्लिश्ड होते हैं, बगलकोट कर्नाटक में। फिर हम बात करेंगे वेंगी के पूर्व चालुक्य, और फिर बात करेंगे कल्याणी के उत्तरकालिक पश्चिमी चालुक्य। और राष्ट्रकूट के पतन के बाद इनका उदय होता है, इनका कल्याणी के चालुक्यों का होता है। ठीक है दोस्तों, एक हम अहिलवाड़ा या गुजरात के चालुक्यों की हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो वातापी या बादामी के चालुक्यों की हम बात करेंगे। तो एक बार फिर से देखिएगा, आज हम दोस्तों बात करेंगे वातापी और बादामी के चालुक्य, जिनको पश्चिमी चालुक्य भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, देखिए वातापी या बादामी के जो चालुक्य थे दोस्तों, उनका जो टाइम पीरियड था 543 से लेकर 757 AD तक उन्होंने शासन किया था। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, चालुक्य वंश का प्रारंभ वातापी नामक स्थान पर होता है। देखिएगा, चालुक्य वंश का जो प्रारंभ होता है दोस्तों, जो वातापी है, वातापी नामक स्थान पर होता है। और जो वातापी को आज वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, बगलकोट जिला कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक को पहले वातापी कहा जाता था। वहाँ से वातापी यानी कि चालुक्य वंश का प्रारंभ होता है। ये हम यूँ कह सकते हैं कि वातापी में ही चालुक्य वंश का प्रारंभ होता है। और वातापी या बादामी को आज वर्तमान में दोस्तों बगलकोट जिला यानी कि कर्नाटक का एक बगलकोट जिला है, वहाँ से इनका प्रारंभ होता है। देखिए वहाँ दोस्तों आपको पता है कि जो वातापी के जो चालुक्य थे, यानी कि चालुक्य पूर्व में एक कदम वंशीय शासकों के ये सामंत थे, यानी कि कदम वंश के शासक थे। ठीक है, यानी कि कदम वंश के शासकों के ये सामंत थे, यानी कि उनके अधीन काम करने वाले थे। ठीक है, एहोल अभिलेख देखिएगा, एक एहोल अभिलेख कर्नाटक है, जिसके द्वारा यानी कि किसके द्वारा लिखा गया था, रवि कीर्ति जैन के द्वारा ये लिखा गया था। तो एहोल अभिलेख से हमें किस बात का पता चलता है, तो देखिएगा, एहोल अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस वंश के शासक सामान्यतः पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण करते थे। किस वंश के, वातापी के चालुक्य जो थे वो पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण करते थे। लेकिन प्रारंभिक जो शासक थे, यानी कि प्रारंभिक शासक थे, यानी कि सबसे पहले जो शासक थे, जैसे वातापी के जो चालुक्यों में सबसे पहला शासक हो जयसिंह। ठीक है, ओके, एक तो जयसिंह, एक होता है रणराज। ये रणराज क्या करते हैं, ये पृथ्वी वल्लभ की उपाधि के साथ साथ पृथ्वी वल्लभ की उपाधि नहीं धारण करते थे, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं पृथ्वी वल्लभ और महाराज की उपाधि धारण नहीं करते थे। लेकिन जयसिंह और रणराज के बाद में जितने भी जो शासक हुए वो पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण करते थे। तो दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, चालुक्य वंश का प्रारंभ वातापी से होता है। ठीक है, और वातापी वर्तमान में कहाँ है, कर्नाटक का एक जिला है, बगलकोट जिला, वहाँ से इनका प्रारंभ होता है वातापी के चालुक्यों का। और जो वातापी के जो चालुक्य है दोस्तों, ये भारत पर जो कदम वंश था उस कदम वंशों के अधीन काम करने वाले थे, यानी कि ये सामंत के रूप में काम करते थे। एक रवि कीर्ति जैन के द्वारा एक अभिलेख लिखा गया है, एहोल अभिलेख। इस एहोल अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो वातापी के जो प्रारंभिक शासक थे, वातापी के जो चालुक्य थे, वो प्रारंभिक जो शासक थे वो पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण करते थे। ठीक है,
इस वंश के जो प्रमुख शासक थे वातापी के, वो प्रतिवल्लभ की उपाधि धारण करते थे। लेकिन जो प्रारंभिक जो शासक थे, जिसमें हम यूं कह सकते हैं जयसिंह और रणराज, ये ना तो प्रतिवल्लभ की उपाधि धारण करते थे, ना ही महाराज की उपाधि धारण करते थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम पहले की तरह आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देते हैं कि वातापी के चालुक्यों के बारे में। हम जो शासक है उन शासकों में कौन कौन से शासकों की हम स्टडी करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, जो आपका जयसिंह फर्स्ट के बाद में रणराज के बाद में पुलकेशिन फर्स्ट, जिसके दो पुत्र होते हैं, एक तो कीर्तिवर्मन और एक मंगलेश होता है। ठीक है। फिर कीर्तिवर्मन का पुत्र होता है पुलकेशिन द्वितीय, जो बहुत ही प्रतापी शासक था, बहुत ही पावरफुल शासक था। इसका भाई होता फिर बाद विष्णु वर्मा। ठीक है। फिर विष्णु वर्मा जो वेंगी के चालुक्यों का ही संस्थापक होता है, जो हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे, वेंगी के चालुक्यों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। फिर विष्णु वर्मा के बाद में दोस्तों हम बात करेंगे विक्रमादित्य, विजयादित्य और कीर्तिवर्मन सेकंड और विक्रमादित्य सेकंड की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आई। देखिए इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप इसको बिल्कुल ऐसे कैसे नोट्स बनाएगा। अब थोड़ा सा हम एक बार फिर से देख लेते हैं, देखिएगा। देखिए दोस्तों, जो बादामी या वेंगी और कल्याणी के जो चालुक्य हैं, इन चालुक्यों में बादामी के जो चालुक्यों की प्राचीनतम शाखा मानी जाती है, यानी कि मैंने कहा, यानी कि प्राचीनतम शाखा बादामी के चालुक्यों की, और सबसे नवीन शाखा थी दोस्तों, ये थे आपके कल्याणी के चालुक्यों की। ठीक है। तो ये हम बात करेंगे, यानी कि वेंगी और बादामी और कल्याणी के चालुक्यों में सबसे जो प्राचीन शाखा थी चालुक्यों की, वो बादामी के चालुक्य की थी। ठीक है। लेकिन दोस्तों पश्चिमी चालुक्य के नाम से विख्यात हुई। मैंने कहा कि पश्चिमी चालुक्य भी इसको कहते हैं, किसको, बादामी वातापी के चालुक्य को। पूर्वी चालुक्य किसको कहेंगे, वेंगी के चालुक्य को। लेकिन उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य हम कहेंगे कि उनको, यानी कि कल्याणी के चालुक्य को कहेंगे। तो इनको किस नाम से जाना था, पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। यानी कि बादामी के चालुक्य वंश का जो संस्थापक था दोस्तों, पुलकेशिन फर्स्ट था। ठीक है। तो दोस्तों इसी के हमें इस पुलकेशिन फर्स्ट के ही डेटा मिलते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि चालुक्य, यानी कि बादामी के चालुक्य का संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट था। ठीक है। क्योंकि जयसिंह फर्स्ट और रणराज प्रथम के बारे में इतनी हमें जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है। अब देखते हैं आगे, देखिएगा। चालुक्य की मूल शाखा का उदय वातापी या बादामी यानी बीजापुर में होता है। यानी कि जो चालुक्य की जो मूल शाखा थी, उस मूल शाखा का उदय दोस्तों कहाँ से होता है, वातापी, बादामी या बीजापुर, यानी कि बीजापुर भी आपको पता है कर्नाटका में, वहाँ से इनका क्या होता है दोस्तों, इनकी शाखा का उदय होता है। देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे कि जो हमारा जो इंडिया है, इंडिया के नॉर्थ में, तो नॉर्थ वाले जो भाग था उसमें तो जो आपका पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का एक प्रतापी शासक था हर्षवर्धन, जो किसका पुत्र था, यानी कि प्रभाकर वर्मन का पुत्र था, वह शासन करता था। और दक्षिण में आपको पता है दोस्तों, मैंने कहा पल्लव राजवंश के शासक क्या करते, शासन करते। लेकिन दोस्तों जो मध्य वाला जो भाग था, यानी कि उत्तरी और साउथ, यानी कि मध्य वाला भाग, यानी कि पश्चिमी वाले भाग में पश्चिमी चालुक्यों ने अपना शासन स्थापित किया दोस्तों। ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे, देखिएगा। एक अभिलेख है दोस्तों, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैं लिख देता हूँ दोस्तों। यह है महाकूट अभिलेख। देखिएगा, इसको बोलते हैं महाकूट अभिलेख। ठीक है, अभिलेख। ओके दोस्तों, आप समझ में आ गया। देखिएगा, ये जो अभिलेख है, इसको कहा गया महाकूट अभिलेख। इस महाकूट अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, महाकूट अभिलेख से जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन फर्स्ट जो था, पुलकेशिन फर्स्ट के पूर्व के दो शासकों का उल्लेख मिलता है। मैंने कहा कि अभी मैंने आपको एक बिल्कुल डायग्राम बना के मैंने आपको बताया था। देखिएगा, यानी कि पुलकेशिन फर्स्ट के पहले दो शासक हुए, एक जयसिंह फर्स्ट और एक रणराज। ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं वापस। देखिएगा, ये क्या कहता है, ये कहता है महाकूट जो अभिलेख है, ये कहता है कि पुलकेशिन फर्स्ट के पूर्व में दो शासक का उल्लेख मिलता है। एक शासक का नाम था दोस्तों जयसिंह फर्स्ट, एक शासक का नाम होता रणराज। ठीक है। इन शासकों का नाम तो मिलता है, ठीक है, हमें अभिलेख से मिलता है, लेकिन इनके शासन
का विस्तार नहीं मिलता है, यानी कि शासन का विवरण नहीं मिलता है कि उन्होंने कैसे शासन किया और कितने वर्ष तक उन्होंने शासन अपना साम्राज्य स्थापित किया और कितने वर्ष तक वो शासन करते हैं, ठीक है। और इनके शासन प्रबंध की हमें जानकारी नहीं मिलती है। अतः ऐसा माना जाता है कि वे कदम शासकों की अधीनता में बादामी के शासन करते थे, यानी कि कदम, मैंने कहा कदम वंश के जो शासक उनके अधीन ये काम करते थे। कौन? जयसिंह फर्स्ट और रणराज, ठीक है। तो बस इतना ही हमें ये जानकारी मिलती है दोस्तों। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। देखिएगा, जयसिंह फर्स्ट की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो जयसिंह फर्स्ट को कहा गया वातापी के चालुक्यों का संस्थापक कहा गया। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं किताबों में जो वातापी के चालुक्यों का संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट को भी बताया जाता है, क्योंकि हमें डेटा पुलकेशिन फर्स्ट का ही मिलता है, जयसिंह और जयसिंह का नहीं मिलता है दोस्तों। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक किसको कहा? जयसिंह को। इसने किसने? जयसिंह ने कदम वंश का अंत करता है, यानी कि कदम वंश के अधीन ये काम करता है, यानी कदम वंश का सामंत था, लेकिन इसी ने ही कदम वंश का विनाश करता है और इसे वीर शासक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने कदम वंश का विनाश कर दिया था और वहाँ पर वातापी के चालुक्य वंश की नींव डालता है दोस्तों। तो ये जयसिंह था, ठीक है। इसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं दोस्तों पुलकेशिन प्रथम की, हम चर्चा करते हैं। देखिएगा दोस्तों, पुलकेशिन जो प्रथम था, इस पुलकेशिन प्रथम का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड दोस्तों क्या है? देखिएगा, ये टाइम पीरियड 543 ईस्वी से लेकर 566 ईस्वी तक इसने शासन किया था, ठीक है। और दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे पुलकेशिन का अर्थ होता क्या है। देखिएगा, पुलकेशिन का अर्थ होता है महान सिंह। देखिएगा, महान सिंह, ठीक है। ये महान सिंह यानी कि एक सिंह के समान था ये, तो इसका अर्थ होता है पुलकेशिन का महान सिंह के समान, ठीक है। देखिए इसने क्या किया, इसने इस जो पुलकेशिन फर्स्ट था, इसने वातापी को राजधानी बनाया, यानी कि वातापी को अपनी राजधानी बनाता है तथा यहाँ एक दुर्ग का निर्माण भी करता है दोस्तों। कौन? पुलकेशिन फर्स्ट। और देखिए दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा इसका मैंने जो PDF बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो मैं आपको इसको अच्छी तरह से मैं आपको वैसे बोल के बता देता हूँ। देखिएगा, ये महान सिंह है, ये पुलकेशिन का अर्थ क्या होता है? महान सिंह। टाइम पीरियड 543 से लेकर 566, ये पुलकेशिन प्रथम है, ठीक है। और इसने क्या किया? वातापी को अपनी राजधानी बनाता है दोस्तों, ठीक है। कौन? पुलकेशिन फर्स्ट। और यहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण भी करता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो पुलकेशिन प्रथम था, इसने कुछ उपाधियाँ धारण की है, ठीक है। देखिएगा कौन कौन सी उपाधि धारण की उसने? सत्याश्रय, ठीक है, सत्याश्रय की उपाधि धारण करता है, रण विक्रम की उपाधि धारण करता है, ठीक है। और श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि भी धारण करता है, यानी कि श्री पृथ्वी वल्लभ या श्री वल्लभ की उपाधि धारण करता है दोस्तों, ठीक है। कौन? पुलकेशिन प्रथम धारण करता है। देखिए दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय ने अपने जो साम्राज्य का जो साम्राज्य में, यानी कि अपने 543 से लेकर 566 तक उसने शासन किया। उस समय उसने एक तो अश्वमेध यज्ञ करता है, एक वाजपेयी यज्ञ भी करवाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक था दोस्तों, इसीलिए इसको कहा गया है कि चालुक्य वंश का संस्थापक। लेकिन अनेक किताबों में उसको अलग अलग बताया गया है। जयसिंह को भी चालुक्य वंश का संस्थापक बताया जाता है और पुलकेशिन प्रथम को भी चालुक्य वंश का संस्थापक बताया जाता है। हम कह सकते हैं कि पुलकेशिन प्रथम का डेटा हमें मिलता है, लेकिन जयसिंह का हमें किसी प्रकार का डेटा नहीं मिलता, इसीलिए हम पुलकेशिन प्रथम को ही हम चालुक्य यानी कि वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कहना उचित मानेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, ओके। और उसने अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ करवाता है। देखिए दोस्तों, इस पुलकेशिन प्रथम के 2 पुत्र थे, एक तो कीर्तिवर्मन फर्स्ट और एक मंगलेश, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एक तो रवि कीर्तिवर्मन एक कीर्तिवर्मन फर्स्ट और एक मंगलेश, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ रहा है, मैं एक बार इसको लिख के बता देता हूँ आपको। देखिएगा, ये 2 पुत्र हुए, ठीक है। एक तो दोस्तों देखिएगा, एक तो कीर्तिवर्मन फर्स्ट, एक है मंगलेश, ठीक है दोस्तों, ये मंगलेश, ठीक है। तो ये समझ में है।
अब देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं इसके बाद में। देखिए दोस्तों, जो कीर्ति वर्मन फर्स्ट है ये शासक बनता है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा रवि कीर्ति प्रथम का जो टाइम पीरियड था 566 ईस्वी से लेकर 587 ईस्वी तक वो शासन करते हैं, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा पुलकेशिन प्रथम के बाद उसका पुत्र कीर्ति वर्मन फर्स्ट गद्दी पर बैठता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको स्वाभाविक की बात है कि उसका बड़ा लड़का ही गद्दी पे बैठेगा। उसने वनवासी के कदम, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसने वनवासी के कदम, कोंकण के मौर्य, वेल्लारी और कर्नूल क्षेत्र के नलवंशी शासकों को पराजित किया और पराजित करके उन पर उनके राज्यों को जीत लेता है और उनके राज्यों पर अधिकार कर लेता है। कौन? कीर्ति वर्मन प्रथम। ठीक है, लेकिन देखिएगा दोस्तों, महाकूट एक स्तंभ लेख है, इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि इसने रवि कीर्ति प्रथम को बहुसुवर्ण अग्नि श्रेष्ठ यज्ञ, ठीक है दोस्तों, करने वाला कहा गया। एक बार फिर से देखिएगा, इसको किस नाम से जाना जाता है? बहुसुवर्ण अग्नि श्रेष्ठ यज्ञ कहा गया है। ठीक है, इसको इस नाम से जाना जाता है। ओके, एक देखिएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुसुवर्ण अग्नि श्रेष्ठम यज्ञ करने वाला कहा गया। देखिए दोस्तों, अब कीर्ति वर्मन का जो उपाधि है, कौन कौन सी उपाधि उसकी हम देख लेते हैं। देखिए, इसको पुरु रण पराक्रम या सत्याश्रय की उपाधि भी ये धारण करता है। दो उपाधि है, पुरु रण पराक्रम और सत्याश्रय की उपाधि भी ये धारण करता है। कौन दोस्तों? कीर्ति वर्मन प्रथम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, यानी कि इसकी मृत्यु के समय उनके 3 पुत्र नाबालिग थे। यानी कि जो ये कीर्ति वर्मन प्रथम जब इसकी मृत्यु होती है दोस्तों, तो मृत्यु होने के बाद में क्या होता है कि इनके जो 3 पुत्र थे, लेकिन वो नाबालिग थे, यानी कि वो अपने साम्राज्य को नहीं संभाल सकते थे, इसीलिए इनके स्थान पर उसका जो भाई था दोस्तों मंगलेश, ये मंगलेश दोस्तों शासक बनता है, यानी कि राजगद्दी पर बैठता है। फिर देखिए दोस्तों, जब ये तीनों पुत्र इसके बड़े होते हैं तो फिर ये मंगलेश से क्या करते हैं, यानी कि गद्दी छीनने के लिए उनके उत्तराधिकार का युद्ध करते हैं उनके साथ। यानी कि मंगलेश की हम बात कर लेते हैं। अब देखिएगा, देखिए दोस्तों, मंगलेश 597 ईस्वी से लेकर 610 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। देखिएगा, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिएगा क्या क्या बातें हैं। देखिएगा, एक नूनेर दान पात्र है और एक है महाकूट स्तंभ लेख के अनुसार उसने कलचुरी शासक बुद्धराज पर आक्रमण करता है। यानी कि जो मंगलेश था, यानी कि मंगलेश ने जो कलचुरी जो शासक था, इस कलचुरी शासक के बुद्धराज पर वो आक्रमण करते हैं। और इसकी हमें जानकारी एक तो महाकूट स्तंभ लेख से और नोनेर एक दानपात्र उसी में जानकारी मिलती है। इसी अभिलेख से ज्ञात होता है, यानी कि आपका महाकूट स्तंभ लेख से यह जानकारी मिलती है कि उसने कोंकण क्षेत्र की राजधानी, यानी कि महाराष्ट्र वाला और गोवा वाला क्षेत्रों को कोंकण कहा गया है, तो उसने कोंकण क्षेत्र की राजधानी रेवती द्वीप, यानी कि गोवा पर उसने अधिकार कर लिया। ठीक है, तो देखिएगा, इसने कलचुरी शासक बुद्धराज को भी हरा देता है और जो कोंकण जो क्षेत्र था, यानी कि महाराष्ट्र और गोवा, यानी गोवा की जो राजधानी थी रेवती द्वीप पर भी अधिकार कर लेता है। ठीक है, यानी कि मंगलेश ने अंतिम रूप से कदमों का उन्मूलन किया। यानी कि मंगलेश था, इसने कदम शासक, जिसने इसके वंशज थे, जो इनके सामंत थे, इन कदमों का उन्मूलन कर, यानी कि जड़ से उखाड़ फेंक दिया उनका, यानी कि नामो निशान उसने मिटा दिया किनका? कदमों का। मंगलेश वैष्णव धर्मानुयायी था, यानी कि वैष्णव धर्म का ये उपासक था, अतः उसे पद्म भागवत की उपाधि धारण की। यानी कि मंगलेश था, उसने कौन सी उपाधि धारण की? पद्म भागवत की उपाधि वो धारण करते हैं, क्योंकि ये वैष्णव धर्म का ये अनुयायी था। ठीक है, देखिए दोस्तों, उसने वातापी यानी कि बादामी एक गुहा मंदिर का निर्माण करवाता है, जिसका आरंभ कीर्ति वर्मन ने किया था। यानी कि जो वातापी बादामी एक गुहा मंदिर का निर्माण करवाता है, जिसका जो प्रारंभ है ना, कीर्ति वर्मन फर्स्ट के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, हमने बात कर ली है कीर्ति वर्मन
प्रथम और मंगलेश, और हमने बात की जो पुलकेशिन प्रथम की ये दोनों संतान थी। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय की। हम बात करते हैं जो बहुत ही पावरफुल शासक था। देखिएगा इस पुलकेशिन द्वितीय का जो टाइम पीरियड था दोस्तों 610 ईस्वी से लेकर 642 ईस्वी तक ये शासन करता है। इसके बारे में हम पढ़े तो देखिएगा पुलकेशिन द्वितीय अपने चाचा, देखिएगा ये पुलकेशिन द्वितीय है, इसका जो चाचा कौन होता है, मंगलेश ही तो होता है दोस्तों, ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय अपने चाचा मंगलेश की हत्या करके वो क्या करता है, शासन को संभालता है, यानी कि शासक बनता है, ठीक है। इस वंश का सबसे पराक्रमी शासक था। किस वंश का, यानी कि चालुक्य वंश, यानी कि वातापी या बादामी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, ये आपका पुलकेशिन द्वितीय था दोस्तों, ठीक है। यह पुलकेशिन द्वितीय पुलकेशिन प्रथम का ये पौत्र था, यानी कि पोता था दोस्तों, एवं कीर्तिवर्मन फर्स्ट का ये क्या था, पुत्र था। यानी कि पुलकेशिन द्वितीय वातापी या बादामी के चालुक्य वंश का चौथा प्रतापी शासक था, ठीक है। तो हमने बात कर लिए, यानी कि पहला शासक हमने जयसिंह बताया, फिर पुलकेशिन प्रथम बताया, कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश, ये इसका मतलब ये चौथा शासक था, ठीक है दोस्तों। क्योंकि चौथा शासक इसलिए कहेंगे क्योंकि जयसिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, इसीलिए इसको चौथा शासक कहा गया है। किसको, पुलकेशिन द्वितीय को कहा गया है। दोस्तों हम आगे बात करते हैं, देखिएगा हम बात करेंगे इसकी उपलब्धियों के बारे में। किसकी, पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों की हम चर्चा करें तो देखिए दोस्तों क्या क्या उसकी उपलब्धि हैं। देखिएगा, देखिए दोस्तों रवि कीर्ति जैन है, मैंने कहा एहोल प्रशस्ति की रचनाकार हैं। ये एहोल कर्नाटक में, इससे हमें जानकारी मिलती है किससे, यानी कि रवि कीर्ति द्वारा रचित एहोल प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय को सत्याश्रय श्री प्रतिवल्लभ महाराज कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी ये माननीय उपाधि ही है, और इसको परमेश्वर की उपाधि भी धारण करता है। देखिए एक बार फिर से कहते हैं, एक बार इस फिर से बताते हैं, देखिएगा यानी कि रवि कीर्ति द्वारा विरचित एहोल प्रशस्ति से जानकारी यह मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय को सत्याश्रय श्री प्रतिवल्लभ महाराज कहा गया है, और इसी ने परमेश्वर की भी उपाधि धारण करता है। कौन, आप, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय, ओके। एहोल प्रशस्ति के अनुसार और भी हमें जानकारी ये मिलती है कि यह जो पुलकेशिन था इसने अनूप, गंग, कदम, लाट, कोंकण के मौर्य, पुरी आदि को पराजित करके वह साथ साथ हर्ष को भी वे पराजित करता है। यानी कि जो मैंने कहा उत्तरी भारत का सबसे प्रतापी शासक था पुष्य भूति वंश यानी वर्धन वंश का शासक हर्षवर्धन था। इस पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को भी पराजित कर देता है, इसीलिए ये परमेश्वर की उपाधि धारण करता है। हर्ष को पराजित करने के उपलक्ष्य में उसने कौन सी उपाधि धारण की दोस्तों, ये परमेश्वर की उपाधि धारण करता है। तो आई होप दोस्तों ये आपको बातें समझ में आ रही है, ठीक है दोस्तों। लेकिन बाद में होता क्या है दोस्तों, जो पल्लव शासक था, अब पल्लव शासक था उसका पल्लव शासक से युद्ध होता है, और पल्लव जो शासक था उसका नाम है नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इस नरसिंह वर्मन फर्स्ट के हाथों से भैया ये जो पुलकेशिन द्वितीय ये पराजित हो जाता है। इसी पराजित होने के कारण जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट है ये एक उपाधि धारण करता है, वातापी कौंड की उपाधि धारण करता है। लेकिन इस युद्ध में एक व्यक्ति था श्रीलंका का शासक मानव वर्मन भी इसका सहयोग करता है। जब पुलकेशिन द्वितीय के साथ जब नरसिंह वर्मन युद्ध करता है उसमें मानव वर्मन भी इसका सहयोग करता है, इसीलिए इस सहयोग से नरसिंह वर्मन फर्स्ट पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर देता है। जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट वल्लभ वंश का बहुत ही प्रतापी शासक था, ठीक है। इसीलिए जो नरसिंह वर्मन है इसने वातापी कौंड की उपाधि भी धारण करता है। देखिए दोस्तों जो पुलकेशिन द्वितीय था उसने अश्वमेध यज्ञ करवाता है, ठीक है। इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति जैन ने एहोल प्रशस्ति की रचना भी की है दोस्तों। यानी कि नरसिंह वर्मन पुलकेशिन द्वितीय द्वारा स्थापित विजय स्तंभ को अपने साथ ले गया। यानी कि जो नरसिंह वर्मन है इसने जब पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करता है तो विजय स्तंभ था उसको अपने साथ ले जाता है नरसिंह वर्मन फर्स्ट। पुलकेशिन द्वितीय ने फारस के शासक यानी कि खुशू शाह द्वितीय के यहाँ अपना राजदूत भेजता है। यानी कि जो फारस के अंदर जो पुलकेशिन द्वितीय अपना राजदूत भेजता है किस शासक के दरबार में, खुशू शाह द्वितीय के दरबार में भेजता है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों और हम बात करते हैं
पुलकेशिन द्वितीय विंध्याचल के दक्षिण में संपूर्ण दक्षिण भारत का अधिपति बन गया। इसने अपने विशाल साम्राज्य को दो भागों में भी बांटता है दोस्तों। एक जो भाग है यानी कि अपने भाई कुब्ज विष्णुवर्मन को दे देता है। यह नवगठित राज्य वेंगी का चालुक्य कहलाता है। जो उसने अपने साम्राज्य को दो भागों में डिवाइड करता है। जो एक जो साम्राज्य था जिसको अपना भाई कुब्ज विष्णुवर्मा को देता है वह कहलाता है वेंगी का चालुक्य। ठीक है, तो अगला जो हमारा वीडियो होगा दोस्तों ये वेंगी के चालुक्य की हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, पल्लव और चालुक्य संघर्ष का सूत्रपात इसी के शासनकाल से होता है। किसका? चालुक्य और पल्लव वंश का सूत्रपात यानी संघर्ष का सूत्रपात पुलकेशिन द्वितीय के साथ ही होता है। पल्लव वंश का जो शासन महेंद्र वर्मन था। पुलकेशिन द्वितीय ने कोची पर आक्रमण किया, तब उसके राज्य के उत्तरी प्रांत पर अधिकार कर लेता है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। देखिए दोस्तों, और भी दो बातें हैं पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, देखिए दोस्तों, पुलकेशिन जो द्वितीय है इसके समय में दोस्तों हेनस्वांग 641 में दोबारा भारत आते हैं। ठीक है, तो ये हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, जो सीयू की नामक किताब लिखता है। देखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय ने पुनः कोची पर आक्रमण किया। ठीक है, दोबारा से आक्रमण करता है, परंतु इस समय महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन शासन कर रहा होता है। और उसने किसने यानी कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट द्वारा ये पुलकेशिन द्वितीय क्या हो जाता है दोस्तों? पराजित हो जाता है। यानी कि उसके पिता का अपने पिता का अपमान का बदला लेता है कौन? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, और पुलकेशिन द्वितीय को बुरी तरह से पराजित कर देता है। जिसका साथ मानव वर्मन जो श्रीलंका का शासक होता है वो नरसिंह वर्मन फर्स्ट का सहयोग करता है। और इसके उपलक्ष्य में यानी कि जीत की खुशी में वह कौन सी उपाधि धारण करता है दोस्तों? वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमने जो पुलकेशिन द्वितीय है उसकी हमने चर्चा कर ली है। अब दोस्तों हम बात करेंगे विक्रमादित्य प्रथम की हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जिसने 655 से लेकर 680 तक वो शासन करता है। देखिए दोस्तों, 18 वर्षों के राजनीतिक व्यवधान के बाद पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र विक्रमादित्य फर्स्ट शासक बनता है। उसने अपने भाई जयसिंह जिसने उसका हमेशा साथ दिया था उसको लाट का गवर्नर वो बना देता है। इस प्रकार दक्षिण चालुक्यों का उदय होता है। ठीक है, वल्लभ नरेश नरसिंह वर्मन फर्स्ट को पराजित कर वातापी से उसे भगा देता है। देखिएगा, जो विक्रमादित्य प्रथम था जिसने नरसिंह वर्मन फर्स्ट को पराजित कर देता है, क्योंकि उसने किसको हराया था? यानी कि पुलकेशिन द्वितीय को हराता है। ठीक है, तो उसको किसने हराया? वातापी के कौन सा चालुक्य वंश था का चालुक्य शासक था? विक्रमादित्य ने उसको हरा देता है और वातापी से नरसिंह वर्मन को भगा देता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, एक है विनयादित्य प्रथम जिसने 680 से लेकर 696 ईस्वी तक वो शासन करता है। इसकी अगर हम चर्चा करें, विनयादित्य ने पल्लवों से संघर्ष जारी रखा, यानी कि काफ़ी समय तक पल्लव और चालुक्य वंश के मध्य संघर्ष जारी रहता है। और विनयादित्य के प्रथम के समय भी ये संघर्ष जारी रहता है दोस्तों। ठीक है, उसके अभिलेखों से पता चलता है कि उसने चौलों पांड्यों केरल के साथ युद्ध में विजय प्राप्त की और उसने संभवतः उत्तरापथ पर भी आक्रमण किया। इसी दौरान युद्ध में क्या हो जाता है दोस्तों? उत्तरापथ के युद्ध में विनयादित्य मारा जाता है। ठीक है, फिर दोस्तों इसके बाद विजयादित्य शासक बनता है। 696 ईस्वी से लेकर 733 ईस्वी तक वो शासन करता है। इसका शासन सबसे लंबा रहता है। तो इन सभी वेंगी के जो चालुक्य हैं उन चालुक्य शासकों में सबसे लंबा शासन रहता है दोस्तों विजयादित्य का होता है। यानी कि कहने का मतलब हो गया 696 से लेकर 733 यानी कि 13 साल तक ये शासन करता है। ठीक है, विजयादित्य ने कोची पर आक्रमण किया, तब वहाँ के शासक परमेश्वर वर्मन द्वितीय से पर्याप्त धन वसूला और पटदकल में शिव मंदिर का भी निर्माण करवाता है दोस्तों। कौन करवाता है? ये विजयादित्य। ओके, हम बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, विक्रमादित्य सेकंड फिर शासक बनता 733 ईस्वी से 746 ईस्वी के मध्य। देखिएगा, इसने गंग सामंत श्री पुरुष की सहायता से पल्लव नरेश नंदी वर्मन को पराजित करता है और कोची यानी कि पल्लव पर अधिकार करके कोची कोंड की उपाधि भी धारण करता है। कोची कोंड का अर्थ होता है कोची का विजेता। किसने हराया? विक्रमादित्य सेकंड ने। इसने चोलों पांड्यों केरलों और कलभ्रों को भी पराजित किया,
परंतु इसी के समय में लाट पर राष्ट्रकूटों के अधिकार कर वहाँ से चालुक्यों का शासन वो समाप्त कर देता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो विक्रमादित्य सेकंड है, इसकी दो पत्नियां थी, एक है लोक महादेवी और एक त्रिलोक महादेवी। लोक महादेवी यानी कि इसने एक मंदिर का निर्माण किया, विरूपाक्ष मंदिर, जिसको लोकेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और त्रिलोक महादेवी जिसने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाती, यानी कि ये कहाँ करें, पट्टदकल में ये निर्माण करवाती है दोस्तों। क्योंकि हम इनकी स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, अगला वीडियो यही रहेगा, ठीक है। कीर्तिवर्मन की दोस्तों हम बात करते हैं। देखिए कीर्तिवर्मन का जो शासन था 746 से लेकर 757 ईस्वी तक होता है, यानी कि इसके समय में चालुक्य पल्लव संघर्ष के कारण शक्ति क्षीण हो गई। एक सामंत यानी कि दंती दुर्ग ने चालुक्यों के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लेता। इस वंश का ये अंतिम शासक होता कीर्तिवर्मन दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको अच्छा लगा है, उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा है, ठीक है। तो दोस्तों अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर हम कल मिलते हैं जो इसी यानी कि ये जो वातापी के चालुक्यों की सामाजिक व्यवस्था, साहित्य और मंदिर स्थापत्य कला के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मेरे को इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।